नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में, कोई सा एग्जाम हो, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन आते हैं। एक एक एग्जाम में इस टॉपिक से 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और टॉपिक का आप नाम देख रहे हैं कि प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि इतिहास जब लिखा जाता है, इतिहास लेखन होता है, तो वो क्या होता है, स्रोतों के आधार पर होता है। कोई भी इतिहासकार अपने मन से इतिहास नहीं लिखता है, बल्कि जो एविडेंस होते हैं, सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, उनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन कालीन और पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में। तो देखो दोस्तों, इन स्रोतों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज। तो इतिहास के स्रोतों को या इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरे साहित्यिक स्रोत। इन स्रोतों को यानी पुरातात्विक स्रोतों को, साहित्यिक स्रोतों को फिर आगे भी डिवाइड किया जाता है। जैसे पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन शामिल होता है, अभिलेख, सिक्के, स्मारक या जिनको हम भवन कह सकते हैं, इमारत कह सकते हैं, वो भी पुरातात्विक स्रोतों में शामिल होते हैं। चौथे अवशेष, जो भी रिमेन्स होते हैं किसी भी सभ्यता या संस्कृति की, जब वो संस्कृति या सभ्यता जमीन में दब जाती है तो उसका उत्खनन जब करते हैं तो जो भी अवशेष मिलते हैं, चाहे वो उपकरण हो या मृदभांड हो या कोई अन्य अवशेष होते हैं, वो सबशेष भी क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। साथ में इसमें जो मूर्तियां होती हैं, मूर्तियां भी पुरातात्विक स्रोतों में शामिल होते हैं। और जो चित्रकला के जो प्रमाण मिले हैं, जैसे शैल चित्रकला या जो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, वो भी किस में शामिल होते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन, अवशेष, मूर्तियां और चित्रकला को शामिल किया जाता है। ऐसे ही इन साहित्यिक स्रोतों को डिवाइड किया जाता है। साहित्य स्रोतों को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला देसी साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। यानी जिन्होंने, जो विदेशी राइटर हैं, उन्होंने जो लिखा है उसके आधार पर भी भारतीय इतिहास का इतिहास लेखन हुआ है। तो साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। देसी साहित्य को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जीवन चरित्र, साहित्य जैसे नाटक, कविता आदि जो चीजें होती हैं वो लौकिक साहित्य में आती हैं। धार्मिक स्रोतों को फिर आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म से रिलेटेड साहित्य है वो ब्राह्मण धार्मिक साहित्य में आता है। और दूसरा ब्राह्मणेतर, जो ब्राह्मणेतर यानी सनातन धर्म से अलग जो
संप्रदाय थे उनका जो साहित्य है उसको ब्राह्मणेतर साहित्य में इंक्लूड किया जाता है। फिर इसको भी हम आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं, ब्राह्मणेतर साहित्य को भी, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो जो देसी साहित्य होता है उसको, देसी साहित्य को पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य को हम फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। फिर ये ब्राह्मणेतर साहित्य को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ऐसे ही जो विदेशी साहित्य है इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि भारत में जो, प्राचीन भारत में जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भारत के ऊपर लिखा, तो उनमें जो सबसे प्रमुख थे वो थे यूनानी। तो विदेशी साहित्य को हम सबसे पहले यूनानी साहित्य में डिवाइड करेंगे। फिर चीनी लेखक भारत में आए तो उन्होंने भी भारत के ऊपर लिखा, तो इसको चीनी स्रोतों में डिवाइड करेंगे। फिर अरब लेखक भी भारत में आए तो इसको हम क्या करेंगे, अरब साहित्य में डिवाइड करेंगे। तो जो विदेशी साहित्य है उस विदेशी साहित्य को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य और अरब साहित्य। इस प्रकार जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम देसी, विदेशी, फिर इनका आगे डिवीजन करते हैं, और इस तरीके से ये भारतीय इतिहास या कह लो प्राचीन भारतीय इतिहास या जो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी के स्रोत है। मोटे तौर पर हम इसे पुरातात्विक स्रोतों में और साहित्यिक स्रोतों में डिवाइड करते हैं। फिर आगे इनको और डिवाइड किया जाता है। पुरातात्विक स्रोतों को हम अभिलेख, सिक्के, स्मारक या भवन, अवशेष, मूर्तियां और चित्रकला में डिवाइड करते हैं। तो ये हुए भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। अब हम इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करते हैं। पहले हम ले लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इनको इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत हैं वो हैं पुरातात्विक स्रोत। अब देखो पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि भौतिक अवशेषों के द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व किसे कहते हैं कि भौतिक अवशेषों के आधार पर जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं या भूतकाल का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुरातत्व। इस पुरातत्व में सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स होते हैं वो होते हैं अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत अगर पूछा जाए तो क्या होगा, अभिलेख होंगे। अभिलेख क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत। अगर आपसे पूछ ले कि भाई सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक सोर्स अभिलेख होते हैं। अभिलेख। अब देखो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी
इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, एपिग्राफी कहेंगे। तो अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन ध्यान फैक्ट है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, यानी पुरालेख शास्त्र कहते हैं। जब अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है तो अभिलेखों में जो लिपि होती है उस लिपि का अध्ययन जो होता है उसे पैलियोग्राफी कहते हैं, है ना। तो अगर हम कहें तो इसे कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। पैलियोग्राफी कहलाता है। ध्यान रखना, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखना, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये अभिलेख क्या है कि अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं अभिलेख। अब देखो, हम अभिलेखों की बात करते हैं। भारत में अभिलेख, क्योंकि हम भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम भारतीय इतिहास में जो अभिलेख मिले हैं, भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत के रूप में जो अभिलेख मिले हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको शायद पता होगा कि भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं, परंतु उन अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, परंतु अभी तक इन अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका। तो हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख मिले हैं, परंतु इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है इस बात को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इन अभिलेखों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अभी तक हम हड़प्पा सभ्यता का जो अध्ययन करते हैं वो पुरातात्विक के जो अन्य स्रोत हैं उनके आधार पर करते हैं। जिस दिन इन अभिलेखों को पढ़ लिया जाएगा उस दिन हड़प्पा सभ्यता के इतिहास पर एक नया प्रकाश पड़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है ना। परंतु ये अभी दुर्भाग्य हमारा कि अभी तक इन स्रोतों को, इन अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय महाद्वीप का या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा के अभिलेख। अब देखो, ऐसा वो कौन सा अभिलेख है जिससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, यानी वो ऐसा कौन सा प्राचीनतम अभिलेख है जिसको पढ़ भी लिया गया है और उससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है बोगजकोई का अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। इसकी खासियत क्या है कि यह ऐसा प्राचीनतम
अभिलेख है जिससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ वो कौन सा अभिलेख है, वो कौन सा प्राचीनतम अभिलेख है जिससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये बोगजकोई अभिलेख है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो बोगजकोई अभिलेख है ये भारत में नहीं मिला है। कहां पर मिला है? ये एशिया माइनर में मिला है। एशिया माइनर में, या कह लो ये कहां पर मिला है? पश्चिम एशिया में मिला। ये अभिलेख जिससे भारत के बारे में जानकारी मिलती है, या भारत के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ लिया गया है, वो बोगजकोई अभिलेख है। और ये कहां से मिला है? एशिया माइनर यानी पश्चिम एशिया से मिला है। और यहां पर एक देश है सीरिया। तो ये बोगजकोई अभिलेख सीरिया देश से मिला है। दिलचस्प बात ध्यान रखना, भारत के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख भारत में नहीं मिला है, बल्कि कहां मिला है? भारत के बाहर पश्चिम एशिया में सीरिया से मिला है। और ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व पुराना है। और इस अभिलेख की खासियत क्या है कि इस अभिलेख में वैदिक देवता यानी वो देवता जिनके बारे में वेदों में उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, उनका यहां पर जिक्र हुआ है। और कौन कौन से वैदिक देवताओं का जिक्र हुआ है? मित्र, वरुण, इंद्र और नाशक। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बोगजकोई अभिलेख में कौन से वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। तो ये 4 देवताओं का उल्लेख हुआ है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, है ना। अब देखो ये जो अभिलेख है, बोगजकोई अभिलेख है, ये बोगजकोई अभिलेख क्या है? ये एक संधि पत्र अभिलेख है। ये अभिलेख क्या है? संधि पत्र अभिलेख है। और ये इस अभिलेख के अनुसार 2 राजाओं में संधि हुई है। और वो राजा कौन थे? एक तो हित्ती साम्राज्य था, उसका राजा था हित्ती राजा सुब्बीलिम्बा। हित्ती राजा सुब्बीलिम्मा। ये जो संधि हुई है ये किनके बीच में हुई है? हित्ती राजा सुब्बीलिम्मा और मितन्नी राजा। ये 2 राज्य थे, हित्ती राज्य और मितन्नी राज्य। इनके राजा थे हित्ती राज्य का राजा था सुब्बीलिम्मा, और मितन्नी राजा का नाम था मती अजा। तो इस बोगजकोई अभिलेख के अनुसार क्या हुआ है कि 2 राज्य थे जिनमें लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। तो उन दोनों ने इन लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए एक संधि की। और वो संधि हुई है हित्ती राजा सुब्बीलिम्मा और मितन्नी राजा मती अजा के बीच में। और इस संधि के साक्षी इन देवताओं को मनाया गया है, यानी इन देवताओं को साक्षी मानकर इन दोनों ने संधि की है। यानी इन्होंने मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य की सौगंध खाकर उनको साक्षी मानकर संधि की है कि वो भविष्य में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे। तो बोगजकोई अभिलेख क्या है? एक संधि पत्र अभिलेख है जिसमें हित्ती राजा और मितन्नी राजा के बीच में
संधि हुई है, और उस संधि का साक्षी कौन है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। इस अभिलेख में और भी कई बातें हैं और कई ऐसे नाम मिलते हैं जो आर्य नामों से मिले जुले हैं, और आर्य देवताओं के भी नाम है इसमें। तो इस अभिलेख से क्या पता चलता है कि एशिया माइनर में वैदिक आर्यों के वंशज रहते थे। अगर हम कहें कि भाई बोगज कोई अभिलेख का क्या महत्व है, भारतीय इतिहास में इसका क्या महत्व है, इससे क्या जानकारी मिलती है, तो इससे जानकारी मिलती है कि एशिया माइनर में भी आर्य लोग रहते थे या आर्यों के वंशज रहते थे। भारत में भी आर्यों के वंशज रहते थे, एशिया माइनर में भी आर्यों के वंशज रहते थे। तो इस अभिलेख से सिद्ध होता है कि भारतीय आर्यों में और जो पश्चिम एशिया या एशिया माइनर में रहने वाले आर्यों के बीच में कोई ना कोई लिंक अवश्य है। तो एक तो इसका महत्व यह है, और दूसरा इसका महत्व है कि इस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता। इसका दूसरा महत्व क्या है कि इस अभिलेख से हमें ऋग्वेद की रचना काल के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद कब लिखा गया होगा, इसकी तिथि के बारे में हमें अनुमान लगता है, क्योंकि यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है और इसमें इंद्र, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जैसे देवताओं का उल्लेख है। ये कौन से देवता हैं? ऋग्वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद में भी इन देवताओं का उल्लेख है, इस अभिलेख में भी इन देवताओं का उल्लेख है। तो इसका मतलब यह है कि जो ऋग्वेद की रचना हुई है, वो ऋग्वेद की रचना डेफिनेटली 1400 ईसा पूर्व से पहले हुई होगी। तो इस अभिलेख से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो कि इससे पता चलता है कि भाई एशिया माइनर में आर्यों के वंशज रहते थे। दूसरा, इससे यह पता चलता है कि जो ऋग्वेद का रचना काल है वो डेफिनेटली 1400 ईसा पूर्व से पहले का है। तो ये इस अभिलेख का महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार यह पूछ लेता है कि भाई इसमें कौन कौन से वैदिक देवताओं का उल्लेख है, या यह भी पूछ सकता है कि इसमें किन किन राज्यों के बीच संधि की बात है, या यह पूछ सकता है कि इसका महत्व क्या है, या यह पूछ सकता है कि बोगज कोई अभिलेख कहां मिला है। तो बोगज कोई अभिलेख पश्चिम एशिया या जिसे एशिया माइनर कहते हैं वहां से मिला है, और वहां पर एक देश है आज की डेट में जिसका नाम है सीरिया, वहां से मिला है। तो ये इस अभिलेख का महत्व। नेक्स्ट देखो, मिस्र में एक जगह है, मिस्र में एक जगह है जिसका नाम है तेलु अमनो। तेलु अमनो से मिट्टी की कुछ पट्टियां मिली हैं, जिन पर बेबीलोनिया के राजाओं के नाम लिखे हुए। ये नाम आर्यों जैसे है।
यानी तेलु अमनों में जो पट्टियां मिली हैं उन पर कुछ नाम है, और वो नाम कैसे हैं? वैदिक आर्यों जैसे नाम है। तो इससे पता चलता है, इससे भी ये सिद्ध होता है कि बेबीलोनिया और भारत में जो आर्य थे इनमें कोई ना कोई समानता है, इनमें कोई ना कोई संबंध है। तो इस बात से भी पता चलता है। ये बेबीलोनिया भी कहां पर है? पश्चिम एशिया में ही स्थित है। ये एक प्राचीन सभ्यता था या एक प्राचीन राज्य बेबीलोनिया। तो यहां पर भी यानी इस तेलु अमनो से जो सोर्सेज मिले हैं इनसे भी सिद्ध होता है कि वैदिक आर्यों में और जो पश्चिम एशिया के जो आर्य थे इनमें कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि प्राचीन काल में इनके जो नाम थे वो एक जैसे हैं। है ना? तो जिससे सिद्ध होता है कि इनमें कोई ना कोई लिंक अवश्य रहा। तो ये तो देखो बात हुई भारत के बाहर जो अभिलेख मिले हैं उनसे, उनकी बात। देखो भारत के बाहर कुछ और भी अभिलेख मिले हैं, जैसे पर्सीपोलिस अभिलेख और बेहिस्तून अभिलेख, दोनों बाहर मिले हैं, भारत से बाहर मिले हैं। पर्सीपोलिस अभिलेख और बेहिस्तून अभिलेख, ये अभिलेख किसके हैं? एक ईरानी शासक था, ईरानी जिसे फारस भी कहते हैं, ईरानी या फारसी शासक दारा प्रथम। ध्यान रखना, पर्सीपोलिस अभिलेख और बेहिस्तून अभिलेख किसके अभिलेख हैं? दारा प्रथम के। ये दारा प्रथम कौन है? ईरान या कह लो फारस का शासक है। और इन अभिलेखों से सिद्ध होता है कि दारा प्रथम ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में अधिकार कर लिया था। तो इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से या इन अभिलेखों, दो अभिलेख हैं, तो इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दारा प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत या पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप, जो आज की डेट में पाकिस्तान में आते हैं, वहां की बात है, उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना, ये चार अभिलेख, बोगोजकोई अभिलेख, तेलु अमनो अभिलेख, पर्सीपोलिस अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख, ये चारों अभिलेख कहां पर मिले हैं? भारत से बाहर मिले हैं। और इन चारों से क्या होता है? भारत के बारे में जानकारी मिलती है। बोगोजकोई अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम एशिया में भारतीय या कह लो वैदिक आर्यों के वंशज रहते थे। तेलु अमनो से जो पट्टियां मिली हैं उनसे बेबीलोनिया के शासकों के नाम मिलते हैं, और वो नाम आर्यों के नामों जैसे मिलते जुलते हैं। तो इससे पता चलता है कि पश्चिम एशिया में और भारत में जो आर्य थे उनमें कोई ना कोई संबंध था। पर्सीपोलिस अभिलेख से और बेहिस्तून अभिलेख से पता चलता है कि ईरानी शासक दारा प्रथम ने लगभग 517 ईसा पूर्व में 517 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, है ना? तो ये तो विदेशी अभिलेख हुए जिनसे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर मिले अभिलेखों की। वैसे तो भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, परंतु उन अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा अभिलेख
जिसे पढ़ लिया गया है, वैसा अभिलेख भारत का कौन सा प्राचीनतम अभिलेख है जिसको पढ़ लिया गया है? तो वो है पिपरहरवा अभिलेख। या इसे पिपरावा अभिलेख भी कहते हैं। इसकी क्या खासियत है कि यह भारत का ऐसा प्राचीनतम अभिलेख है जिसे पढ़ लिया गया, जिसे पढ़ लिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का वो प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है जिसको पढ़ लिया गया है, तो वो पिपरावा अभिलेख है। और ये अभिलेख 487 ईसा पूर्व का है। 487 ईसा पूर्व का अभिलेख है। और ये कहां से मिला है? पिपरावा से मिला है, पिपरवा से मिला है या पिपरावा से मिला है। ठीक है। और इस अभिलेख की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। तो ध्यान रखना, भारत की प्राचीनतम लिपि जिसे पढ़ लिया गया है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और ये पिपरावा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही है। और कहां से मिला है? ये जो पिपरावा अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है, सिद्धार्थनगर जिला। सिद्धार्थनगर जिला। तो पिपरावा अभिलेख उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले से मिला है। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पिपरावा अभिलेख कहां से मिला है? तो सिद्धार्थनगर जिले से मिला है। सिद्धार्थनगर जिले में एक तहसील है बर्डपुर, बर्डपुर में एक गांव है, ये पिपरावा, यहां से मिला है। और ये अभिलेख कब मिला है? ये अभिलेख, इसकी ये जो अभिलेख है, यह अभिलेख 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में बर्डपुर रियासत के जमींदार पीपी साहब को मिला। ध्यान रखना, पिपरावा अभिलेख कब मिला है? 1898 ईस्वी में मिला है। किसको मिला था? एक जमींदार थे बर्डपुर रियासत के, इसी सिद्धार्थनगर जिले में पड़ती है बर्डपुर रियासत। आज की डेट में तो ये रियासतें समाप्त हो गई हैं। तो बर्डपुर आज की डेट में एक कस्बा है, या कह लो वहां का उपखंड या तहसील है। तो वहां पर एक गांव है पिपरावा या पिपरिया, जिसे पिपरिया भी कहते हैं। वहां से ये पीपी साहब को मिला था। और ये अभिलेख एक स्तूप है जिसे पिपरावा स्तूप कहते हैं। क्योंकि गांव का नाम पिपरावा है तो इस स्तूप को भी क्या कहते हैं? पिपरावा स्तूप कहते हैं। तो ये जो अभिलेख है ये पिपरावा स्तूप के अंदर से मिला। ये जो स्तूप है, इस स्तूप के अंदर एक अस्थि कलश मिला था। ऐसे ये अस्थि कलश है, इसमें अस्थियां रखी हैं। इस अस्थि कलश के ऊपर ये अभिलेख लिखा हुआ है। और इस अभिलेख में जिक्र है कि इस पिपरावा स्तूप का निर्माण शाक्यों ने
महात्मा बुद्ध या जो भगवान बुद्ध हैं, उन भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर करवाया था। यानी पिपरावा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? पिपरावा अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि शाक्यों ने भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर पिपरावा स्तूप बनवाया था। तो ये जो अस्थि कलश है, इस अस्थि कलश में वास्तव में भगवान बुद्ध की अस्थियां है ना। तो ध्यान रखना, पिपरावा स्थित स्तूप से या पिपरावा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? इससे क्या जानकारी मिलती है? जानकारी क्या मिलती है कि शाक्यों ने भगवान बुद्ध के अवशेषों पर पिपरावा स्तूप का निर्माण करवाया। पिपरावा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि पिपरावा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि शाक्यों का एक राज्य था, गणतंत्र था, उन्होंने क्या किया है? भगवान बुद्ध के अवशेषों पर इस स्तूप का निर्माण करवाया था। इस स्तूप के अंदर से ही एक अस्थि कलश मिला है, उस अस्थि कलश के ऊपर ये अभिलेख लिखा हुआ है। और ये अभिलेख क्या है? ब्राह्मी लिपि में। और ये अभिलेख कब का है? 487 ईसा पूर्व का है। तो भारत का जो प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ लिया गया है वो है पिपरावा अभिलेख, या इसे पिपरिया अभिलेख भी कहते हैं, या इसे पिपरावा अभिलेख भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है ना। ऐसा अभिलेख जिसे पढ़ लिया गया है तो पिपरावा। नेक्स्ट, अब देखो वैसे तो और भी अभिलेख मिले हैं, और भी अभिलेख मिले हैं इक्का दुक्का, परंतु बड़े स्तर पर जो अभिलेख जारी किए हैं वो अशोक ने जारी किए। मौर्य शासक अशोक ने बड़े स्तर पर अभिलेखों को जारी किया है। तो मौर्य शासक अशोक पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने बड़े स्तर पर अपने अभिलेख जारी किए थे। और इसके जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है, या हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि हैं जिनको पढ़ लिया गया है। वैसे तो भारत की प्राचीनतम लिपि हड़प्पा की लिपि है, परंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ध्यान रखना, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो आंसर होगा हड़प्पा की लिपि। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि भारत की वो प्राचीनतम लिपि कौन सी है जिसको पढ़ लिया गया है, तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो भारत की प्राचीनतम लिपि, भारत की प्राचीनतम लिपियां जिन्हें पढ़ लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, पढ़ लिया गया है वह है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो भारत की प्राचीनतम लिपियां जिनको पढ़ लिया गया है वो हैं ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। और यहां पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसने पढ़ा इन लिपियों को, यानी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा, सर्वप्रथम इनको किसने पढ़ा है? तो सर्वप्रथम 1837-38 ईस्वी में इनको जेम्स प्रिसेम्प
जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा था, एक अंग्रेज था। इसने सबसे पहले इन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ध्यान रखना, जेम्स प्रिसेम्प ने ही सर्वप्रथम क्या किया है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। क्योंकि अशोक के अभिलेख, ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, उसके 2 अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा है। ठीक, तो भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि है, जिनको पढ़ लिया गया। वैसे भारत की प्राचीनतम लिपि हड़प्पा लिपि है। अब देखो थोड़ा सा हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, खरोष्ठी लिपि के बारे में। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी, ध्यान रखना ये क्या है, खरोष्ठी है, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि की खासियत होती थी कि ये दाएं से बाईं ओर या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि क्या है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और जबकि ब्राह्मी लिपि क्या है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाईं से, यानी जैसे अगर हम इसको देखें तो ऐसे पीछे से यूं लिखी जा रही है, उस लिपि को कहते हैं दाईं से बाईं ओर लिपि। और इस तरीके से ये खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। ये खरोष्ठी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में प्रचलित थी। इसका उपयोग कहां होता था, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में इसका उपयोग होता था, वहां पर यह चलती थी। आज की डेट में इस क्षेत्र में स्वात घाटी, काबुल, अफगानिस्तान वाला एरिया, कंधार, पाकिस्तान का कुछ एरिया, ये सब आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि ये मध्य एशिया के भी कुछ क्षेत्रों में चलती थी, परंतु मेनली कहां चल रही है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में। हालांकि कुछ जगह पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ये मध्य एशिया के भी कुछ क्षेत्रों में चलती थी। अब देखो, इस लिपि की उत्पत्ति की बात करें तो विद्वानों का मानना है कि इस लिपि का उद्गम अरामैक लिपि से हुआ था। ज्यादातर विद्वानों का क्या मानना है कि इसका जो उद्गम हुआ है वो अरामाइक लिपि से हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि खरोष्ठी लिपि का उद्गम कौन सी लिपि से हुआ है, तो अरामाइक लिपि से हुआ था, ध्यान रखना। अब देखो, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि खरोष्ठी लिपि में अशोक के भी कुछ अभिलेख मिले हैं। सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख, यानी 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। वो 2 अभिलेख कौन से हैं, उन पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि खरोष्ठी लिपि में अशोक के कौन से अभिलेख मिले हैं। तो वो हैं, एक तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख, शाहबाज गढ़ी अभिलेख, और दूसरा है मानसेहरा अभिलेख। अशोक के अभिलेख, ध्यान रखना, अशोक के ऐसे 2 अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, वो एक तो है शाहबाजगढ़ी अभिलेख और दूसरा है मानसेहरा अभिलेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अशोक के वो कौन से अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। तो एक तो है शाहबाजगढ़ी अभिलेख और दूसरा है मानसेहरा अभिलेख, है ना। तो ये बात हुई खरोष्ठी लिपि की। ध्यान रखना, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में प्रचलित थी
और इसका उद्गम अरामाइक लिपि से हुआ है। और इस लिपि में अशोक के दो अभिलेख मिले हैं, एक का नाम है शाहबाजगढ़ी अभिलेख और दूसरे का मानसेरा अभिलेख। अब देखो हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि की खासियत क्या है कि यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती। जैसे आजकल हम लिखते हैं, हिंदी जो लिख रहे हैं हम, या जो और भी इस समय जो भाषाएं हैं अपने देश में प्रचलित हैं, वो सब कैसे लिखी जाती हैं? जो भी लिपि है, नागरी, देवनागरी और जो लिपि है, वो सब कैसे लिखी जाती हैं? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। तो जो ब्राह्मी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि ही आज की डेट में दक्षिण एशिया में या दक्षिण पूर्वी एशिया में जितनी भी लिपियां चलती हैं उन सब की मातृ लिपि है। इसी ब्राह्मी लिपि से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की सारी लिपियों की उत्पत्ति इससे हुई है ना। तो यह जो ब्राह्मी लिपि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से क्या है कि आज की ज्यादातर लिपियां इसी से विकसित हुई हैं। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की ज्यादातर लिपियों की जननी है। यानी आज की डेट में दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में जो लिपियां प्रचलित हैं उन सब की जननी कौन सी है? ये ब्राह्मी लिपि है ना, ध्यान रखना। आज की डेट में जितनी भी लिपियां हैं वो इसी से विकसित होती हैं। यहां पर हम थोड़ा सा और कुछ फैक्टों पर बात कर लेते हैं कि जो वेद है या हम जिसे वैदिक साहित्य कहते हैं, वैदिक साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से लेखन कला या किसी लिपि, लेखन कला या लिपि का उल्लेख नहीं हुआ। ध्यान रखना, पूरे वैदिक साहित्य में चाहे ऋग्वेद है, चाहे यजुर्वेद है, चाहे अथर्ववेद है, चाहे सामवेद है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ है या उपनिषद है, इनमें किसी में भी लेखन कला या लिपि का जिक्र नहीं हुआ है। डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से इनमें पूरे वैदिक साहित्य में लिपि या लेखन कला का उल्लेख नहीं हुआ है। परंतु इनमें छंद, व्याकरण या गणितीय गणना आदि शब्द आए हैं जिनसे पता चलता है कि वैदिक आर्यों को लेखन कला आती थी। देखो ध्यान रखना, वैदिक साहित्य में ना तो डायरेक्टली लेखन कला का उल्लेख हुआ है और ना ही भारत में कोई ऐसा अभिलेख मिला है, ना ऐसा कोई भौतिक प्रमाण मिला है जिससे कहें कि भाई वैदिक आर्य लेखन के बारे में जानते थे। परंतु
वैदिक साहित्य में छंद, व्याकरण, गणितीय गणना आदि ऐसे शब्द आए जिनसे पता चलता है कि आर्यों को या वैदिक आर्यों को लेखन कला आती थी। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया में ऐसे बहुत से अभिलेख मिले हैं, जो अभी मैंने एक नाम बताया था, बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख के अलावा और भी कई अभिलेख मिले हैं जिनमें क्या है कि लिपि का यूज हुआ है। और वो अभिलेख, उन अभिलेखों से पता चलता है कि भारतीय आर्यों का और पश्चिम एशिया में जो आर्य रह रहे थे उनमें कोई ना कोई लिंक था। तो जब पश्चिम एशिया के आर्यों को लेखन कला के बारे में जानकारी है, तो भारत के आर्यों को भी डेफिनेटली लेखन कला के बारे में जानकारी थी। परंतु चूंकि यहां के अभिलेख ऐसी चीजों पर लिखे गए जो नष्ट हो गए, जैसे भोजपत्र है, ताड़पत्र है, इन चीजों पर लिखे गए तो वो कालांतर में नष्ट हो गए। जबकि पश्चिम एशिया में जो अभिलेख लिखे गए हैं वो बकरे की खाल पर लिखे गए हैं, जिससे क्या है वो सुरक्षित बच गए हैं। तो इनडायरेक्टली ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वैदिक आर्यों को लेखन कला के बारे में जानकारी थी। परंतु ध्यान रखना, वैदिक साहित्य में डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से लिपि यानी लेखन कला का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, अब यह क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि भारत में या भारतीय साहित्य में, यानी भारत के कौन से साहित्य में या कौन से ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से लेखन कला का उल्लेख हुआ है। लेखन कला यानी लिपि का उल्लेख हुआ है, तो वो हुआ है बौद्ध ग्रंथ। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ना रखना, भारत में प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लेखन कला का उल्लेख सर्वप्रथम पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में हुआ है ना। यानी सर्वप्रथम पाली भाषा या कह लो बौद्ध ग्रंथों में लेखन कला का उल्लेख हुआ है, लेखन शैली या लेखन जो लिपि है उसका उल्लेख हुआ है। और इसके उदाहरण है, प्रमाण है, उदाहरण या कह लो प्रमाण है इसके जातक कथाएं, जातक कथा या कथाएं बौद्ध ग्रंथ है। जातक कथाओं में क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, तो जातक कथाएं। और दूसरा है विनय पिटक। इस विनय पिटक में क्या है, इस विनय पिटक में क्या है कि जो बौद्ध संघ होता था, तो बौद्ध संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियां थी, उनके लिए नियम थे, आचार नियम थे इसमें। तो विनय पिटक भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, और जातक कथाएं भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। तो भारत के पहले ऐसे ग्रंथ जिनको लिखा गया या जो भौतिक रूप से लिखने के जिनके प्रमाण मिले हैं, वो है जातक कथाएं और विनय पिटक। यानी हम कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ पहले ऐसे ग्रंथ हैं जो भारत में लिखे गए थे, भौतिक रूप से लिखे गए हैं, और वो हैं जातक कथाएं और विनय पिटक। ध्यान रखना, जो वैदिक साहित्य है वो वैदिक साहित्य सारा का सारा मौखिक है, मौखिक रूप से है। परंतु जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये क्या है, लिखित हैं, और पहले प्रमाण है ये जातक कथाएं और विनय पिटक। तो सबसे पहले भारत के लिखित ग्रंथ जातक कथाएं और विनय पिटक है, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। या हम कह सकते हैं
कि भारत में प्रत्यक्ष रूप से लेखन कला का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो लिपि शब्द है, लिपि जिसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं, लिपि शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इस अष्टाध्यायी में सबसे पहले लिपि शब्द का उल्लेख। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में किस भारतीय ग्रंथ में सबसे पहले लिपि शब्द का उल्लेख हुआ है, तो यह है पाणिनि का अष्टाध्यायी। अब देखो, ये तो बात हो गई कि भाई वैदिक साहित्य में हालांकि लेखन कला का उल्लेख नहीं हुआ है, परंतु उसमें ऐसी कई बातें हैं, कई ऐसे शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि उनको लेखन कला की जानकारी थी, परंतु उसके कोई भौतिक प्रमाण मिला नहीं है। भारत में नहीं मिला, भारत के बाहर मिला है, परंतु भारत में नहीं मिला है ना। सर्वप्रथम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लेखन कला का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में हुआ है और इसके भौतिक प्रमाण भी मिले हैं, जातक कथा और विनय पिटक। लिपि शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ। ठीक, अब देखो हम बात कर रहे थे ब्राह्मी लिपि की। ब्राह्मी लिपि यह भारत की ऐसी प्राचीनतम लिपि है जिसको पढ़ लिया है ना। अभी फिलहाल आज की डेट में यह भारत की ऐसी प्राचीनतम लिपि है जिसको पढ़ लिया। इस ब्राह्मी लिपि से ही आज की जो वर्तमान भारत है या जो पूरा दक्षिण एशिया है या कह लो पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया है, इसकी जो ज्यादातर जो लिपियां हैं इस ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई। और ये ब्राह्मी लिपि भी क्या है, समय समय पर अपना रूप बदलती रही है, जिसकी वजह से इतिहासकारों ने इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए, जैसे अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि। अशोक के समय या अशोक से पहले जो लिपि चलती थी, जो ब्राह्मी लिपि चलती थी, उसको अशोक कालीन ब्राह्मी कहा गया है। फिर अशोक के बाद जो ब्राह्मी है मौर्योत्तर काल में, उसको कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि कहा गया है। नाम दे दिए, लिपि वही है, हालांकि थोड़ा बदलाव आता गया है और इसलिए विद्वानों ने इनको नाम दे दिए कि अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि, फिर ये गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि। इस गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से ही 6ठी शताब्दी में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस गुप्तकालीन ब्राह्मी से, इस गुप्तकालीन ब्राह्मी से ही 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईस्वी में, 6ठी शताब्दी ईस्वी में एक नई लिपि डेवलप हुई जिसे कहते हैं सिद्ध मात्रक। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लिपि से सिद्ध मात्रका लिपि का विकास हुआ है, तो गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से सिद्ध मात्रका लिपि का विकास हुआ। इसको कुटिल लिपि भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, कई बार कई एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विशेषकर जो आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं
उन एग्जामों में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि सिद्ध मात्रका लिपि या कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और कब हुआ है? 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ है। ध्यान रखना। इस लिपि की खासियत क्या है, इस लिपि की विशेषता क्या है? इस लिपि की विशेषता है कि इसमें यानी इस लिपि में, इसमें अक्षर, जो भी अक्षर बनाया जाता है, इसमें अक्षर का निचला दायां भाग नुकीला या कोण नुमा होता है। शायद इसी कारण इसका नाम कुटिल लिपि पड़ा है, क्योंकि इसमें क्या होता था, जो अक्षर होता था उसका दाहिना भाग, निचला दाहिना भाग क्या होता है, जैसे यहां पर जैसे हमने ये मां लिखा, तो मां ये इस तरीके से क्या है, इसका ये कौन सा बन गया, ये है ना, जो निचला दाया भाग है इसका क्या बन गया, ये कौन सा बन गया। इसलिए शायद इस लिपि को कुटिल लिपि कहा जाने लगा। वैसे इसका नाम है सिद्ध मात्रका। ध्यान रखना, गुप्तकालीन ब्राह्मी से 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिद्ध मात्रका या कुटिल लिपि का विकास हुआ। इस लिपि की क्या खासियत है? इस लिपि की खासियत है कि इसमें जो भी अक्षर होता है, प्रत्येक अक्षर, सभी अक्षरों की बात कर रहे हैं, प्रत्येक अक्षर का निचला दायां भाग नुकीला या कोणनुमा होता है। इसलिए इस लिपि को कुटिल लिपि भी कहते हैं। और देखो 6ठी शताब्दी से ही क्या हुआ, इस ब्राह्मी लिपि या जो सिद्ध मात्रका लिपि है, इसका क्षेत्रीकरण होने लगा, है ना। हर क्षेत्र में एक डिफरेंट टाइप की लिपि का विकास हुआ है। तो वर्तमान जो भी लिपियां हैं, भारत की जो भी लिपियां हैं, वो इस सिद्ध मात्रका लिपि से ही विकसित हुई हैं। ध्यान रखना, विशेषकर जो उत्तर भारत है ना, वर्तमान उत्तर भारत, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान उत्तर भारत की अधिकांश नहीं, सभी कहो कि सभी लिपियों का विकास इसी सिद्ध मात्रका लिपि से हुआ है। जैसे उदाहरण देखें, है ना, कि कैसे हुआ है। ध्यान रखना, सिद्ध मात्रका लिपि का विकास हुआ है गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि से। इस सिद्ध मात्रका लिपि से वर्तमान उत्तर भारत की सभी लिपियों का विकास हुआ है। जैसे जो नागरी लिपि है, जो नागरी या जो देवनागरी कहते हैं, जिसमें आजकल हम लिख रहे हैं, अभी मैं जो लिख रहा हूं ये देवनागरी लिपि है। नागरी या देवनागरी लिपि का विकास 10वीं शताब्दी में हुआ। ध्यान रखना, सिद्ध मात्रका लिपि से ही 1000 ईस्वी के आसपास यानी 10वीं शताब्दी में नागरी या देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इसी से 14वीं या शताब्दी में, या कह लो 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में, 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य प्राचीन बांग्ला
लिपि, जिसे गौड़ी लिपि भी कहते हैं, ध्यान रखना, पहले से गौड़ी लिपि कहते थे, गौड़ी लिपि का विकास हुआ है। इस सिद्ध मातृका लिपि से ही 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में गौड़ी लिपि यानी प्राचीन बांग्ला लिपि का विकास हुआ है। तीसरा, 14वीं 15वीं शताब्दी में 14वीं 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत की अन्य लिपि शताब्दी में, जैसे जो वर्तमान बांग्ला लिपि है, वर्तमान बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि है ना, उड़िया, मैथिली, मैथिली, कश्मीर में भी एक लिपि थी शारदा लिपि, ध्यान रखना, शारदा लिपि कहां पर चलती है? ये कश्मीर में चलती थी, अभी भी चलती है शारदा लिपि कश्मीर में। तो 14वीं 15वीं शताब्दी में बंगला, उड़िया, मैथिली, शारदा है ना आदि लिपियों का विकास हुआ। ध्यान रखना, सिद्ध मातृका लिपि से ही वर्तमान उत्तर भारत की ज्यादातर या सभी लिपियों का विकास हुआ है। जैसे नागरी देवनागरी लिपि का विकास 10वीं शताब्दी में हुआ है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में गौड़ी लिपि का विकास हुआ है, जिसे प्राचीन बांग्ला लिपि भी कहते हैं। 14वीं 15वीं शताब्दी में बांग्ला, उड़िया, मैथिली और शारदा लिपि का विकास हुआ। फिर इसके बाद और लिपियों का विकास हुआ। तो वर्तमान उत्तर भारत की ज्यादातर लिपियों का विकास किससे हुआ है? सिद्ध मातृका लिपि से हुआ, ध्यान रखना। अब देखो, दक्षिण भारत में भी लिपि का विकास हुआ है। दक्षिण भारत में ध्यान रखें, अभी तक हम बात कर रहे थे उत्तर भारत की, अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में लिपि के प्राचीनतम प्रमाण तमिलनाडु में मदुरई, तमिलनाडु में मदुरई एक स्थान है, शहर है, कि गुफाओं से मिले। और इस लिपि को तमिल ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। तमिल ब्राह्मी, क्योंकि इस ब्राह्मी या जो तमिल ब्राह्मी है, इसका विकास भी कहां से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और इस लिपि में तमिल भाषा को लिखा गया है। ब्राह्मी से इसका विकास हुआ है और इस लिपि में तमिल भाषा को लिखा गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तमिल ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और इसका जो विकास है, ये इसका विकास, इस लिपि का यानी तमिल ब्राह्मी लिपि का विकास, इसका विकास द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से होने लगा। यानी जो मदुरई में जो प्रमाण मिले हैं, ये कब के हैं? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और यहीं से क्या होता है? तमिल ब्राह्मी लिपि का विकास होने लगा है और कालांतर में ये लिपि और ज्यादा डेवलप होती है। पूर्व मध्यकाल में आते आते, दक्षिण भारत की बात चल रही है, पूर्व मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल तक आते आते
दक्षिण भारत में 3 लिपियों का विकास हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, 3 लिपियों का विकास हुआ। ये 3 लिपियां कौन सी हैं? ग्रंथ लिपि, दूसरी तमिल लिपि और तीसरी लिपि का नाम है बट्टेलुततु। पूर्व मध्यकाल यानी 6वीं 7वीं शताब्दी तक आते आते दक्षिण भारत में 3 लिपियों का विकास हुआ है, एक ग्रंथ लिपि, तमिल लिपि और बट्टेलुतु। और देखो ध्यान रखना, इसकी भी खासियत क्या है कि ग्रंथ लिपि का यूज संस्कृत भाषा को लिखने में हुआ है। यह ग्रंथ लिपि संस्कृत भाषा को लिखने में यूज हुई है, जबकि तमिल लिपि और बट्टेलुतु लिपि में तमिल भाषा को लिखा गया। तमिल भाषा, ध्यान रखना, तमिल भाषा भी है और तमिल लिपि भी है। तमिल लिपि में और बट्टेलुततु लिपि में तमिल भाषा को लिखा गया है और ग्रंथ लिपि में संस्कृत भाषा को लिखा गया है। बाद में इन लिपियों में अभिलेख लिखे जाने लगे, तो सर्वप्रथम जो तमिल लिपि है, तमिल लिपि के जो अभिलेख मिले हैं, तमिल लिपि में अभिलेख 7वीं शताब्दी से पल्लव राजाओं तमिल लिपि में अभिलेख 7वीं शताब्दी से पल्लव राजाओं ने जारी की। यानी तमिल भाषा के जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो 7वीं शताब्दी से मिलते हैं, और ये किन्होंने जारी किए? ये पल्लव राजाओं ने जारी किए। पल्लव राजवंश ने इनको जारी किया है। तो प्राचीनतम तमिल लिपि के जो अभिलेख हैं वो 7वीं शताब्दी से प्रचलित हुए हैं और पल्लव राजाओं ने इनको प्रचलित किया है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में और भी लिपियों का विकास हुआ, जैसे तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, इन दोनों का विकास 14वीं 15वीं शताब्दी में हुआ। ध्यान रखना, तमिल लिपि का विकास तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होने लगा है, परंतु ये विकसित रूप में या अभिलेखों में इसका यूज तमिल लिपि का 7वीं शताब्दी से होने लगा है, जबकि तेलुगु लिपि और कन्नड़ लिपि का विकास 14वीं 15वीं शताब्दी में हुआ है। और इसी काल में मलयाली लिपि का भी विकास हुआ है। मलयाली यानी केरल में जो लिपि चलती है, मलयाली भाषा भी है और मलयाली लिपि है, इसका विकास भी 14वीं 15वीं शताब्दी में हुआ है। और मलयाली लिपि का विकास ग्रंथ लिपि से हुआ। विकास ग्रंथ लिपि से ग्रंथ लिपि से 14वीं 15वीं शताब्दी में हुआ। 14वीं 15वीं शताब्दी में ग्रंथ लिपि से मलयाली लिपि का विकास हुआ है और इसमें भी अभिलेख मिलते हैं।
है ना। तो ये अभिलेखों की लिपि की बात है कि भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो तो हड़प्पा लिपि में है, परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सकता। फिर बाद में जो अभिलेख मिले हैं जिनको पढ़ लिया गया है वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में चलती थी, ब्राह्मी लिपि उत्तर भारत में चलती थी, और उत्तर भारत की वर्तमान जो लिपि हैं वो इसी लिपि में से विकसित हुई हैं। दक्षिण भारत की भी जो लिपि हैं वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली लिपि चलती हैं। तो ये तो अभिलेखों की लिपियों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की भाषा कि अभिलेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। लिपि की बात हो गई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यह लिपि का विकास हुआ है और अभिलेखों में इसका कैसे यूज हुआ है। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की भाषा। अभिलेखों की भाषा, तो जो भारत के प्राचीनतम अभिलेख हैं उनमें जो पढ़ लिए गए हैं उनमें प्राकृत भाषा का यूज हुआ। भारत के प्राचीनतम अभिलेख, हड़प्पा के जो अभिलेख हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और हमें यह भी नहीं पता है कि हड़प्पा में किस तरीके की कौन सी भाषा प्रचलित थी, है ना। तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो भारत के प्राचीनतम अभिलेख हैं जिनको पढ़ लिया गया है, चाहे वो पिपरावा का अभिलेख हो या अशोक के अभिलेख हो, तो ये सब क्या है, प्राकृत भाषा में। भारत के प्राचीनतम अभिलेख या भारत के प्राचीनतम अभिलेखों में ध्यान रखना, भारत के प्राचीनतम अभिलेखों में जिन्हें पढ़ लिया गया, हम बात कर रहे हैं जिन्हें पढ़ लिया, जिन्हें पढ़ लिया गया, जिन्हें पढ़ लिया गया है, में प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है ना। चाहे अशोक के अभिलेख हैं या अशोक से पहले के जो अभिलेख हैं जिनको पढ़ लिया गया है, उन सभी में क्या हुआ है, प्राकृत भाषा का उल्लेख हुआ है। ध्यान रखना, भारत के प्राचीनतम अभिलेख जिनको पढ़ लिया गया है उनमें कौन सी भाषा का यूज हुआ है, प्राकृत भाषा का यूज हुआ है। और इस प्राकृतिक भाषा को मध्य इंडो आर्य भाषा भी कहते हैं, मिडल इंडो आर्य भाषा भी कहते हैं। ध्यान रखना, मध्य इंडो आर्य भाषा। तो ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये शब्द भी दे सकता है, क्वेश्चन सेटर ये शब्द भी यूज कर सकता है कि प्राकृत भाषा को क्या कहते हैं। तो प्राकृत भाषा को मध्य इंडो आर्य भाषा भी कहते हैं, या ये ऐसी भाषा है जिसको भारत के प्राचीनतम अभिलेखों में उपयोग में लाया गया था। तो प्राकृत भाषा या मध्य इंडो आर्य भाषा ऐसी भाषा है जो सबसे पहले भारतीय अभिलेखों में यूज हुई थी। अब देखो, सबसे पहले प्राकृत भाषा यूज हुई है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। है ना, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से क्या होने लगा, भारतीय अभिलेखों में संस्कृत भाषा का यूज होने लगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय अभिलेखों में संस्कृत भाषा का यूज कब से हुआ है शुरू,
तो ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ है। परंतु देखो इस समय जो संस्कृत का यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, संस्कृत का पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा का भी यूज हो रहा है। पूरी तरीके से शुद्ध रूप से संस्कृत का यूज अभी नहीं हुआ है ना। शुद्ध रूप से पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से हम कहें तो संस्कृत का उपयोग या कह लो पूर्ण रूप से अभिलेखों में संस्कृत का उपयोग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से होने लगा। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। हालांकि संस्कृत का यूज द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से होने लगा था, परंतु वो मिश्रण था, मिक्स था, उसमें संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण था। पूरी तरीके से शुद्ध रूप से अगर देखें यानी पूरी तरीके से पूरा अभिलेख संस्कृत भाषा में पहली शताब्दी ईसा पूर्व से जारी होने लगे थे। दोनों बातों में डिफरेंस है। अब देखो तीसरा फैक्ट क्या है कि एक शक शासक था रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है। यानी इससे पहले जो अभिलेख लिखे जाते थे, हालांकि संस्कृत भाषा के अभिलेखों की शुरुआत हो गई है, परंतु वो क्या होते थे, छोटे छोटे होते, किसी में एक पंक्ति है, किसी में दो पंक्ति है, किसी में चार पंक्ति, ऐसे छोटे छोटे अभिलेख थे। तो जो सबसे पहले बड़ा अभिलेख जो जारी किया है वो रुद्रदामा ने जारी किया है। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। इस अभिलेख में 20 पंक्तियां हैं। इस अभिलेख में 20 पंक्तियां हैं और यह अभिलेख 150 ईस्वी का है। गुजरात से मिला है, जूनागढ़ से मिला है, इसलिए जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। इसमें 20 पंक्तियां, यानी यह संस्कृत भाषा का पहला विस्तृत या बड़ा अभिलेख है और यह 150 ईस्वी यानी द्वितीय शताब्दी ईस्वी का अभिलेख है। ध्यान रखना कई किताबों में क्या लिख रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख भारत का पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख है। नहीं, यह गलत है। यह संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख है। ध्यान रखना इस बात को। इससे पहले कई अभिलेख संस्कृत में जारी हो गए हैं, परंतु वो छोटे छोटे थे। यह बड़ा अभिलेख है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि भारत का यह पहला ऐसा बड़ा अभिलेख है जिसमें संस्कृत का पूरी तरीके से यूज हुआ है। और इसमें क्या है? 20 पंक्तियां हैं। और यह कब का है? 150 ईस्वी का है। किसने जारी किया है? शक शासक रुद्रदामन ने जारी किया है। और यह कहां मिला है? जूनागढ़ से मिला है, इसलिए इसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। ध्यान रखना, यह भारत का पहला संस्कृत का बड़ा अभिलेख है। ऐसे लगभग तीसरी शताब्दी चौथी शताब्दी तक ये संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण या ऐसे अलग अलग चलता रहा, परंतु चौथी शताब्दी ईस्वी से उत्तर भारत में या उत्तर भारतीय अभिलेखों में पूर्णतः या सर्वत्र
संस्कृत भाषा का उपयोग होने लगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि अभिलेखों में जो भाषा का विकास है वो कैसे हुआ है कि शुरुआत में तो प्राकृत भाषा का यूज हुआ है, फिर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्राकृत के साथ संस्कृत का यूज होने लगा पूरी तरीके से, यानी शुद्धतः संस्कृत का यूज पहली शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ है, परंतु बड़ा अभिलेख 150 ईस्वी यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, द्वितीय शताब्दी ईस्वी में जारी हुआ है, और चौथी शताब्दी से उत्तर भारत के अभिलेखों में संस्कृत भाषा का पूरी तरीके से यूज होने लगा। यानी अब जो प्राकृत भाषा है वो प्रचलन से बाहर हो गई है, अब पूरी तरीके से क्या चल रहा है, संस्कृत भाषा चल रही है। तो ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा का पूरी तरीके से अभिलेखों में उपयोग कब से शुरू हुआ है, तो चौथी शताब्दी में इसका उपयोग शुरू हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं का भी यूज होने लगा है ना? कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास होने लगा है, और हम कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी, 9वीं या जो 10वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी ईस्वी से अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग होने लगा, है ना? तो क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग अभिलेखों में 9वीं 10वीं शताब्दी में हुआ है, ध्यान रखना। है ना? अब जैसे अगर हिंदी की बात करें, हिंदी की जो मिलती हुई लिपि भाषाएं है ना, जैसे अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, इनका भी अभिलेखों में यूज हुआ है, परंतु इनका जो यूज हुआ है वो 13वीं शताब्दी में हुआ, या 13वीं शताब्दी के बाद। हिंदी और उसकी उप बोलियां का उपयोग अभिलेखों में तेरहवीं शताब्दी के बाद होने लगा। गुजराती भाषा का अब यूज 15वीं शताब्दी में हुआ। ध्यान रखना, अभिलेखों में गुजराती भाषा का यूज 15वीं शताब्दी में हुआ है, यानी 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ है कि उत्तर भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका क्या हुआ, अभिलेखों में यूज होना शुरू हो गया। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में शुरुआत में तमिल भाषा का यूज हुआ है, और इस तमिल भाषा का यूज भी सबसे पहले क्या है, 7वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने किया है। दक्षिण भारत के अभिलेखों में 7वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी से पल्लव अभिलेखों में या पल्लव अभिलेखों से तमिल भाषा का उपयोग होने लगा। ध्यान रखना, इसी काल में यानी 7वीं शताब्दी से ही अभिलेखों में तमिल लिपि का यूज शुरू हुआ है, और इसी काल में पल्लव अभिलेखों में
तमिल भाषा का उपयोग होने लगा है। फिर इसके बाद दक्षिण भारत की कई अन्य लिपियों का भी यूज हुआ है, जैसे 6वीं-7वीं शताब्दी से कन्नड़ लिपि का, तेलुगु लिपि का, मलयाली भाषा का, नहीं हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो कन्नड़ भाषा का उपयोग भी 7वीं शताब्दी के आसपास या इसके थोड़ा बाद में शुरू हुआ है। फिर तेलुगु लिपि है, नहीं तेलुगु भाषा का उपयोग जो हुआ है ये भी 6वीं-7वीं शताब्दी से होता है इसका योग। मलयाली भाषा का अभिलेखों में उपयोग 15वीं शताब्दी से होता है, 15वीं शताब्दी से। तो ये अभिलेखों में भाषा का यूज का जो विकास हुआ है उसकी बात हो गई, दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों की, है ना। तो कैसे अभिलेखों में लिपि का विकास हुआ है, कैसे अभिलेखों में भाषा का विकास हुआ है, इसकी बात हो गई। तो अभिलेखों की लिपि और भाषा, इस सब की बात हो गई। ये अभिलेखों की बात हो गई, अभिलेखों की जो लिपि है, उनका जो भाषा है, उनकी बात। अब हम बात करते हैं अभिलेखों का महत्व। अभिलेखों का महत्व या उपयोग, यानी अभिलेखों का इतिहास में क्या यूज है ना। हम बात कर रहे हैं इतिहास के स्रोतों के बारे में, तो इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखों का क्या महत्व है, क्या इनकी उपयोगिता है। तो देखो इसकी कई उपयोगिता। सबसे पहले तो जो अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख जिन जिन क्षेत्रों में मिले हैं, जिस जिस राजा के अभिलेख जिन जिन क्षेत्रों में मिले हैं, उससे क्या होता है, राज्य विस्तार का पता चलता है। जैसे अशोक के अभिलेख जिन जिन क्षेत्रों में मिले हैं, उससे पता चलता है कि अशोक का जो साम्राज्य था वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण भारत में जो कर्नाटक तक है वहां तक विस्तृत था। और अगर पूर्व पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। तो अभिलेखों के मिलने के स्थान से राज्य विस्तार का पता चलता है। दूसरी बात, अभिलेखों में जो बातें आई हैं उनसे क्या पता चलता है कि उस काल के, जिस काल का वो अभिलेख है, तो उस काल के समाज के बारे में पता चलता है, उस काल के धर्म के बारे में यानी धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है, उस काल की जो प्रशासन है, प्रशासन के बारे में पता चलता है, अधिकारियों के पद नामों के बारे में पता चलता है, अधिकारियों के पद के बारे में पता चलता है। इन अभिलेखों से जो राजवंश है, तो राजवंश की वंशावलियों का पता चलता है।
वंशावलियों का पता चलता है, उस काल की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है ना? उस काल के जो आचार विचार हैं, रीति रिवाज हैं, आचार विचार, रीति रिवाज, इन सब के बारे में अभिलेखों से जानकारी मिलती है। अभिलेख कई बार इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि